वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग करने वाले हैं मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, यहाँ पे दे रखा है 2 पॉइंट मास, इनका मास m और 4m है, जो d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। मतलब ऐसा है कि m और 4m d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। बोला एक तीसरे मास को इनके बीच में कहाँ पे रखा जाए ताकि उस पर नेट फोर्स 0 लगे। तो मैंने बोला कि उस तीसरे मास को हम लोग इस m से x डिस्टेंस पे रख रहे हैं, ऐसा। अभी देखो, तीसरे मास m नोट पे 2 फोर्स लगेगा। एक तो m लगाएगा अपनी तरफ अटैक, F1 बोल देते हैं। एक 4m लगाएगा अपनी तरफ, जिसको हम लोग F2 बोल देते हैं। अगर नेट फोर्स 0 है इस तीसरे मास पे, इसका मतलब कि F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि F1 F2 तो अपोजिट डायरेक्शन में है ही। अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो ये कैंसिल कर जाएंगे। मतलब हम लोग बोलेंगे कि तीसरे मास पे नेट फोर्स 0 होने के लिए F1 इक्वल टू F2 हो रहा हो, तो बस वही कर देंगे। तो F1 को हम लोग लिखेंगे G M नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, और F2 को लिखेंगे G 4M M नोट अपॉन D माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस थर्ड पार्टिकल का 4m से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा D माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे दोनों साइड से G M नोट M कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे D माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि D माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। माइनस एक्स को राइट साइड में ले जाएंगे तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। इसलिए x इज इक्वल टू बोलेंगे D/3। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन ई जो है करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या है कि बोला कि कोई प्लेनेट है जिसका मास और डायमीटर अर्थ के मास और डायमीटर का 3 टाइम्स है। तो हम लोग बोलेंगे कि अर्थ के सरफेस पे जो जी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो लिखेंगे जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। उस प्लेनेट के सरफेस पे अगर हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें तो वहां पे लिखेंगे जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का। तो देखो, मास ऑफ प्लेनेट को बोला है 3 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, 3 गुना बोला है अर्थ के मास का। और डायमीटर मतलब रेडियस भी बोल सकते हैं। डायमीटर अगर 3 टाइम्स है तो रेडियस भी 3 टाइम्स होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं G3me अपॉन 3re होल स्क्वायर। यहाँ से देखोगे नीचे में हो जाएगा 9re स्क्वायर, ऊपर में 3me, तो 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो हम लोग बोलेंगे कि Cp इज इक्वल टू Gme अपॉन
3re², जो कि हो जाएगा GE/3। मतलब उस प्लेनेट के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, अर्थ के सरफेस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/3 होगा। अभी देखो, बोला कि अर्थ के सरफेस पे किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो उस प्लेनेट के सरफेस पे उस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं कि होता है 2π√L/g। जब अर्थ सरफेस से उस प्लेनेट के सरफेस पे उस पेंडुलम को ले जाएंगे तो ची का वैल्यू चेंज होगा, एल तो कांस्टेंट रहेगा, 2π कांस्टेंट ही है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g होता है। ऐसा अर्थ के सरफेस पे टाइम पीरियड देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√GE। उस प्लेनेट के सरफेस पे देखेंगे तो टाइम पीरियड को लिखेंगे √, ऐसा। अभी देखो, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड देंगे तो मुझे टीपी और टीई में रिलेशन मिल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि डिवाइड देने के बाद TP/TE जो है वो हो जाएगा √GE/√GP। TP/TE हो जाएगा √GP/√GE। सॉरी, √GE/√GP, ऐसा। और अभी जीपी का वैल्यू आया था GE/3, तो जीपी की जगह पे GE/3 रख देंगे तो जी कट जाएगा, हो जाएगा √3। इसलिए टीपी इक्वल टू हो जाएगा √3 टाइम्स टीई। और टीई मतलब कि अर्थ के सरफेस पे पेंडुलम का टाइम पीरियड जो 2 सेकंड दिया हुआ है, इसलिए टीपी हो जाएगा 2√3। तो हम लोग बोलेंगे कि उस प्लेनेट के सरफेस पे जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा वो 2√3 सेकंड। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला लगा कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल जिनका मास m है वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ईच पार्टिकल का मास, सॉरी, ईच पार्टिकल का स्पीड क्या होगा वो बताना है हमें। देखो, ऐसा बोलेंगे हम लोग कि दो पार्टिकल मान लो एम एम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इस सर्कुलर पथ पे जिसका सेंटर हमने बोला सी है और रेडियस आर है। अभी देखो, अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट कर देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हो जाएगा Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो r 2r हो जाएगा, तो 2r का होल
स्क्वायर कर देंगे, मतलब 4r स्क्वायर। ये हो गया मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ए इक्वल होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग बोलेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से एक आर से एक आर कैंसल, एम से एम कैंसल, तो फी जो आएगा अंडर रूट जी एम अपॉन 4r। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में एल्युमिनियम न्यूक्लियस का न्यूक्लियर रेडियस दिया हुआ है और टी एलिमेंट के लिए बोला है कि उसका न्यूक्लियस रेडियस कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस रेडियस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एट द पावर 1/3 ऐसा। तो जब एल्युमिनियम के न्यूक्लियर रेडियस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम की मास नंबर लिखेंगे। किसी टी एलिमेंट की बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पे टी का मास नंबर ऐसा। अब इनको डिवाइड देंगे तो R2 अपॉन R1 जो है हो जाएगा A2 अपॉन A1 टू द पावर 1/3। यहाँ पे देखोगे कि A1 एल्युमिनियम के लिए मास नंबर 27, टी के लिए मास नंबर 125, मतलब A2 को लिखेंगे 125, A1 को लिखेंगे 27, तो हो जाएगा 125 अपॉन 27 होल टू द पावर 1/3। तो R2 अपॉन R1 जो हो जाएगा 5/3, इसलिए R2 इक्वल टू लिखेंगे 5/3 R1 और R1 का वैल्यू दिया हुआ है 3.6 FM। तो R1 की जगह पे लिख देंगे 3.6, तो R2 आ जाएगा 6 FM। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वाला। यहाँ पे ड्यूटेरियम न्यूक्लियस और हीलियम न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है। बोला कि अगर दो ड्यूटेरियम फ्यूज होके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं तो इस फ्यूजन रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। हम लोग बोलेंगे कि ऐसा दो ड्यूटेरियम फ्यूज होके हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं तो इस प्रोसेस में कितना एनर्जी निकला होगा। देखो, तो एनर्जी जो रिलीज हुआ होगा वो बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी, देखो हीलियम न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियन है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है हीलियम का 7। तो ये हो जाएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी हीलियम न्यूक्लियस के लिए 4 × 7। 4 न्यूक्लियाई इसमें होते हैं, 7 दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। माइनस ड्यूटोरियम की बात करोगे तो ड्यूटेरियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 दिया हुआ है। एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियन होते हैं तो एक के लिए बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा 2 × 1.1। ऐसे ऐसे 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियस मिल के फ्यूज होके हीलियम न्यूक्लियस बना है, मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा इंटू, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 28 माइनस
4.4 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो ये आएगा 23.6। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोरोन का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 10.81। बोल रहे हैं इसके दो आइसोटॉप्स हैं, एक 5b10 एक 5b11। तो इनका रेशियो क्या होगा वो बताना मुझे। मान लो कि 5b10 जो है वो x% होगा और 5b11 हो जाएगा फिर 100 माइनस x%। हमने बोला कि 5b10 जो है ये है x% और 5b11 जो है ये हो जाएगा फिर 100 माइनस x। एटॉमिक वेट बोरॉन के लिए दिया हुआ है 10.81। देखो 5b10 x% है तो इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा 10 इंटू x अपॉन 100। 5b11 हो जाएगा 100 माइनस x%, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100। ये चीज़ दिया हुआ है एटॉमिक वेट 10.81, तो इसको हम लोग लिख देंगे 10.81। एलसीएम लोगे तो नीचे में 100 आएगा, उसको राइट साइड ले जाएंगे तो 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 10x प्लस 1100 माइनस 11x। 10x प्लस 1100 माइनस 11x और 100 इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ऐसा 10x माइनस 11x माइनस x, इसको राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस x और 1081 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो इधर हो जाएगा 1100 माइनस 1081, मतलब x इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 19। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो 5b10 जो है 19% है, 5b11 जो है 100 माइनस 19 मतलब 81%। तो इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 19:81। तो बोलेंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि ऑक्सीजन के आइसोटोप 8O17 में ऑक्सीजन का जो मास है वो m0 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को mp और mn बोला है। तो इस आइसोटोप का बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा वो बताना। देखो हम लोग बोलेंगे कि इस आइसोटोप में प्रोटॉन जो है 8 है, तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा 8 mp। न्यूट्रॉन जो है 17 माइनस 8 मतलब 9 है, तो न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा 9 mn। ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है m0, तो मास डिफेक्ट जो होगा डेल m वो इतना होगा और बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल m इंटू सी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी जो है 8 mp प्लस 9 mn माइनस m0 इंटू सी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट। देखो 8 वाले में बोला कि कैल्शियम और ऑक्सीजन
के न्यूक्लियाई का मास डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट होता है। डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। तो न्यूक्लियाई कैल्शियम का हो, ऑक्सीजन का हो या किसी और एलिमेंट का हो, सबका डेंसिटी जो होता है लगभग सेम होता है। तो जब हम लोग रेशियो लेंगे तो 1 आएगा। हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि रेडियस जो है प्रोपोर्शनल होता है ऐसा। अभी डेंसिटी की बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा मास नंबर अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम की बात करोगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। जब आर क्यूब करोगे तो नीचे भी ए आएगा, एक कट जाएगा, मतलब डेंसिटी जो है मास नंबर के निर्भर नहीं कर रहा। तो किसी भी एलिमेंट हो उसका डेंसिटी, उसके न्यूक्लियाई का डेंसिटी जो है लगभग सेम होता है, इसलिए जो रेशियो आएंगे 1 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में बोला है कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके फ्यूज होके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाइटर न्यूक्लियाई और हैवी न्यूक्लियाई के लिए दे रखा है। तो बोला एनर्जी रिलीज कितना हुआ होगा इस फ्यूजन रिएक्शन में। देखो, तो जो हैवी न्यूक्लियस बना उसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे 4 × 7.6, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था 7.6, इसमें टोटल 4 न्यूक्लियन है तो उसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऐसा हो जाएगा। तो लाइटर न्यूक्लियाई जो फ्यूज हुए थे उनका एक न्यूक्लियस के लिए हम लोग अगर लिखे तो हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी उनका 2 × 1.1। ऐसे ऐसे 2 न्यूक्लियस फ्यूज हुए थे तो टोटल उनका बाइंडिंग एनर्जी इंटू। तो जो एनर्जी रिलीज हुआ हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, डेली इक्वल टू ऐसा। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा, जो एनर्जी रिलीज हुआ वो आएगा 26 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो बोलेंगे हम लोग कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो। 10th वाले में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला में बोला है कि वॉल्यूम जो है न्यूक्लियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। सही है, क्योंकि रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ऐसा 1/3 होता है। तो जो वॉल्यूम हम लोग लिखेंगे जो प्रोपोर्शनल होता है 4 R³ के, मतलब वॉल्यूम को लिखते हैं 4/3 पाई R³, और इस R³ करेंगे तो ये 1 के प्रोपोर्शनल आएगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है सही है। स्टेटमेंट 2 बोला है कि वॉल्यूम जो है मास नंबर के इंडिपेंडेंट होता है, जो गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है, तो मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है। थर्ड में डेंसिटी को बोला है कि मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, गलत। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि डेंसिटी जो होता है मास नंबर के इंडिपेंडेंट होता है, और स्टेटमेंट 3 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। अब स्टेटमेंट 4 देखोगे तो यहाँ पे बोला कि डेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, ये भी गलत है। मास नंबर के इंडिपेंडेंट होता है, तो 4 वाला भी गलत है। फिफ्थ वाला सही है, डेंसिटी जो है मास नंबर के इंडिपेंडेंट होता है। तो स्टेटमेंट 1 और 5th सही है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी करेक्ट।
नेक्स्ट वाला देखो, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बोला कि मास लगभग सेम है, और इनका इन न्यूक्लियन का मास, मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो दे रखा है। तो बोला कि रेशियो बताना है न्यूक्लियर डेंसिटी और वाटर डेंसिटी का। देखो तो अगर न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियर का मास अपन फॉलो। तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल न्यूक्लियॉन्स ए होते हैं, और एक का मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg दिया हुआ है एक न्यूक्लियन का। और एक न्यूक्लियस के अंदर टोटल न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के टोटल ए होते हैं, टोटल संख्या मास नंबर इक्वल होता है एक। तो टोटल मास हो जाएगा न्यूक्लियस का इतना, ए इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। कॉलम की बात करोगे तो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और रेडियस तो यहाँ पे दे रखा है, रेडियस दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻15 इंटू a⁻1/3 क्यूब। यहाँ पे क्यूब करोगे तो नीचे में भी ए आएगा, ऊपर में ए तो कट जाएगा, बाकी कैलकुलेशन बच गया, कैलकुलेशन कर लेंगे तो मुझे न्यूक्लियस का डेंसिटी मिल जाएगा। वाटर का डेंसिटी हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 kg/m3। वाटर का डेंसिटी, न्यूक्लियस का डेंसिटी मिल गया, इनको डिवाइड करेंगे तो मुझे इनका रेशियो मिल जाएगा, और रेशियो आएगा 11 इंटू 10⁻13। मतलब हम लोग बोलेंगे जो करेक्ट आंसर है वो ए है, 11। 12 वाले में देखो, देखो बोला कि एक न्यूक्लियस एक्स है जिसका मास नंबर 240 है, तो जब फ्यूजन रिएक्शन होता है एक न्यूक्लियस का, तो जो एनर्जी निकलता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो बोला कि कितना एनर्जी रिलीज होगा अगर इस न्यूक्लियस के 120 ग्राम एटम का फ्यूजन रिएक्शन होगा। अभी देखो एक न्यूक्लियस का अगर फ्यूजन हो रहा है तो जो एनर्जी निकल रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक। ने बोला कि 120 ग्राम, इसका मास नंबर देखोगे इस न्यूक्लियस के लिए तो 240 है, इस एलिमेंट का जो मास नंबर है 240 है। और 120 ग्राम की बात की है, 120 ग्राम मतलब हो गया तुम्हारा, देखो इसका जो मोलिकुलर वेट है वो हम लोग बोलेंगे 240। 120 ग्राम मतलब आधा मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल जो है, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा हाफ। 120 ग्राम इक्वल टू हाफ मोल। हाफ मोल में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे हाफ इंटू एन ए, क्योंकि एक मोल में एन एटम्स होते हैं, तो हाफ मोल में हाफ इंटू एन एटम्स। तो देखो अब मतलब कि Na/2 एटम्स, एक एटम के फ्यूजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी मिलता है। तो हाफ एन एटम के फ्यूजन से कितना
एनर्जी मिलेगा। तो टोटल जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलेंगे हाफ इंटू एन ए इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। एक एटम से, एक न्यूक्लियस से 200, तो इतना न्यूक्लियस या इतना एटम से हाफ एन ए इंटू 200। एन ए का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 डालना है। तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा 12। नेक्स्ट देखो, देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हीलियम न्यूक्लियस का मास दे रखा है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा हीलियम न्यूक्लियस के लिए? तो पहले हम लोग डेल एम निकालेंगे। तो हीलियम न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होता है। तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम, ये हो गया मेरा डेल एम। ओके, अब जो बाइंडिंग एनर्जी निकालना है हम लोग बोलेंगे डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल एम, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास न्यूट्रॉन मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस डाल दोगे तो डेल एम मिल जाएगा, उसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। और सी स्क्वायर को हम लोग जानते हैं कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब सी स्क्वायर की जगह पे लिखना है 931.5। तो डेल एम इंटू 931.5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28.4। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट होगा। फोर्टीन देखो, एक रबर स्ट्रिंग के लिए डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है और उसका लेंथ दिया हुआ है। अगर बोला कि उस रबर स्ट्रिंग को रूम में सस्पेंड के लटकाया जाए, उसके अपने वेट के चलते उसके लेंथ कितना इंक्रीज करेंगे वो बताना। देखो कोई ऐसा एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल, मास एम बोल दे रहे हैं, इसके अपने वेट के कारण जो इसमें इंक्रीमेंट होगा इसके लेंथ में वो कितना होगा वो पूछा। अभी देखो हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए डेल एल बाई एल, और डेल एल बाई एल इक्वल टू हो जाएगा एफ ए वाई, और डेल एल इक्वल टू होता है एफ एल ए, ऐसा। अभी देखो एक कब होता है जब हम लोग किसी मासलेस स्ट्रिंग में नीचे में एक फोर्स लगाते हैं एफ, ठीक है, मतलब जो स्ट्रिंग है उसका अपना कोई मास नहीं है, हमने एक नीचे फोर्स लगाया है एफ, तो उसके लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा उसके लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन जब अपने
खुद के वेट के कारण अगर हम लोग लेंथ में इंक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे डेल एल इक्वल टू जो होता है एफ एल अपॉन 2ay। मतलब जो डेल एल इक्वल टू ए आया एफ एल अपॉन ए वाई, इसमें बाय 2 हो जाता है, क्योंकि अपने वेट की बात करोगे तो अपना वेट उसके सेंटर पे लगेगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे, और जिस पॉइंट पे वो सस्पेंड किया गया हुआ है, मतलब सेलिंग से फोर्स जहाँ अप्लाई हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास, उसकी दूरी जो देखोगे वो बोलोगे L/2, ए वाला L/2। तो जो हम लोग डेल एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई लिख रहे थे, यहाँ एल की जगह पे हम लोग लिखेंगे L/2। एक्चुअली अब हम लोग फॉर्मूला ही याद रखना है कि अपने वेट के कारण जो लेंथ इंक्रीमेंट होता है वो डेल एल इक्वल टू होता है एफ एल अपॉन 2ay। डेल एल इक्वल टू एफ एल अपॉन 2ay, एक खुद के वेट के कारण जो इंक्रीमेंट होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। एफ यहाँ पे कौन सा था, एम जी, तो लिखेंगे एफ को हम लोग एम जी जगह एम जी एल अपॉन 2ay, और एम को हम लोग जानते हैं कि रो इंटू फीड, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेल एल को बोलेंगे रो फी, और फी को हम लोग लिखते हैं ए इंटू एल। क्या हो गया, तो हमारा मास इंटू जी इंटू एल अपॉन 2ay, ए तो कट जाएगा, तो डेल एल इक्वल टू होगा रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y। इस क्वेश्चन में एल का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डेंसिटी रो दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8, तो जी की जगह पे 9.8 मतलब सब वैल्यू डाल देंगे इसमें, तो जो आंसर आएगा वो होगा 9.6 इंटू 10⁻⁻11। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट वाला देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। यहाँ पे क्या है कि एक वायर है, एल लेंथ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसको ऐसे सेलिंग के साथ सस्पेंड किया गया है, और उसके दूसरे एंड पे एक स्प्रिंग को ऐसे जोड़ा गया है, और स्प्रिंग से एक मास एम कनेक्टेड है। अब मास को ऐसे खींच के नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, तो मास ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा वो बताएं। देखो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, वायर भी स्प्रिंग के जैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि जब ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे तो वायर में भी कंप्रेशन और एक्सटेंशन होगी, और वायर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो अगर हम लोग K1 बोल दे तो ये होता है वाई ए अपॉन एल। ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल लेंथ, और वाई यंग्स मॉडुलस, ऐसा ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों कंबाइंड सिस्टम का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वन, उसको लिखेंगे 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। K2 की जगह पे तो K स्प्रिंग था, K1 का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो K इक्विवेलेंट मिल जाएगा। K इक्विवेलेंट कुछ K1 इंटू K/K1 प्लस K, यहाँ पे K की जगह पे वाई ए अपॉन एल डाल देना, ये हो गया K इक्विवेलेंट। टाइम पीरियड जो होता है 2 अंडर रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट आ गया यहाँ से, के इक्विवेलेंट का वैल्यू डाल देंगे इसमें तो टाइम पीरियड मिल जाएगा, और जो टाइम पीरियड आएगा वो हो जाएगा 2 अंडर रूट एम इंटू के एल प्लस वाई ए अपॉन के वाई ए, मतलब ऑप्शन डी। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है। 16 वाले में देखो, 16 वाले में क्या है कि एक ब्लॉक ऐसे फ्रीली रखा हुआ है, इसके एक एंड पे फोर्स एफ लगाया जा रहा है ऐसे,
इसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यंग्स मॉडुलस वाई है। तो इस ब्लॉक में टोटल एक्सटेंशन कितना होगा वो बता। देखो अगर दोनों किनारे पे फोर्स लगाते हैं हम लोग एफ एफ, या फिर एक एंड को फिक्स कर देते और दूसरे पे फोर्स लगाते, तो इसमें जो एक्सटेंशन होता है डेल एल वो होता है एफ एल अपॉन ए वाई ऐसा। क्योंकि अभी जब एक एंड पे फिक्स्ड है, इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से जितना फोर्स हम लोग राइट की ओर लगा रहे हैं, ये वॉल भी उतना लेफ्ट की ओर लगा रहा होगा एफ एफ। तो ये ऊपर वाला ही सीन हो गया कि दोनों एंड पे फोर्स एफ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन ऐसा। लेकिन अगर फ्रीली रख के एक सिर्फ एक एंड पे ही फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा कि इस पे नेट फोर्स लग रहा है आगे की तरफ। ये फ्रीली रखा हुआ है तो ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। हर जगह जो टेंशन है वो एफ नहीं होगा। तो इसमें जो अभी क्या कि अगर दोनों एंड पे एफ लगा रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो हो गया, नहीं मूव करेगा। मूव नहीं करेगा तो हर एक बिंदु पे, हर एक पॉइंट पे, इस बॉडी के हर एक पॉइंट पे जो फोर्स होगा टेंशन वो एफ ही होगा। या दूसरे केस में जिसमें हम लोग एक एंड को फिक्स रखे हैं, उस केस में भी हर एक पॉइंट पे फोर्स एफ होगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बट अगर फ्री रख के फोर्स लगाओगे तो ये मूव करेगा, हर एक पॉइंट पे फोर्स एफ नहीं होगा। इस केस में जो एक्सटेंशन होता है वो एफ एल अपॉन टू ए वाई, मतलब जब दोनों एंड पे लगाते थे तो ऐसा होता था एफ एल अपॉन ए वाई, इसका हाफ होता है तो एफ एल अपॉन टू ए वाई हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ए एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं। तो बोलेंगे एफ एल अपॉन टू ए वाई। नेक्स्ट देखो, देखो 17 वाला में बोला कि एक रॉड जो है 2 मीटर लंबा और जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उसको ट्विस्ट किया गया 0.8 रेडियन, तो उसमें शियर स्ट्रेन कितना होगा। तो जो शियर स्ट्रेन होता है डेवलप, तो जो फॉर्मूला होता है आर थीटा अपॉन एल। यहाँ पे आर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 × 10⁻², थीटा 0.8 रेडियन, एल 2 मीटर। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा शियर, और शियर स्ट्रेन आएगा 0.004। मतलब हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। एटीन वाला देखो, बोला कि कितना प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए ताकि किसी लिक्विड का वॉल्यूम 0.004% डिक्रीज हो। देखो बल्क मॉडुलस हम लोग जानते हैं होता है डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन ऐसा, बल्क मॉडुलस का मैग्नीट्यूड हो। तो यहाँ से डेल वी अपॉन वी इक्वल टू लिखेंगे डेल पी अपॉन ऐसा, या डेल पी इक्वल टू सीधा बोल सकते हैं बल्क मॉडुलस बी इंटू डेल वी बाई वी ऐसा। और यहाँ पे डेल वी बाई वी दिया हुआ है 0.004%। ओके, इसलिए डेल पी को बोलेंगे बल्क मॉडुलस, तो दिया हुआ है 2100 मेगा
पास्कल। ये हो गया बी। डेल वी अपॉन वी बोला है 0.004%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा ऐसा। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 84 इंटू 10⁻³ पास्कल, मतलब 84 किलो पास्कल। तो बोलेंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखो, देखो देखो क्या बोला कि एक कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैपिलरी ट्यूब का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। उसको पानी में अगर डिप किया जा रहा है, पानी में अगर डाला जा रहा है तो उसमें 8 सेंटीमीटर तक पानी जो है राइज हो रहा है। मतलब कहानी क्या है कि मान लो पानी के अंदर हम लोग एक ट्यूब को ऐसा, इसमें पानी जो राइज हो रहा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी बोला कि इस पूरे सेटअप को अगर फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर ले जाया जाए तो इस ट्यूब में पानी कितना राइज करेगा वो बताना। देखो जो राइज करता है हाइट, उसका फॉर्मूला होता है 2T/ρ आर ची इफेक्टिव, ऐसा। जब लिफ्ट रुका हुआ था तो ची इफेक्टिव जी के इक्वल होगा, तो जी इफेक्टिव की जगह पे सिर्फ जी लिखेंगे। लेकिन जब फ्री फॉल कर रहा होगा तो जी इफेक्टिव को हम लोग लिखेंगे जी माइनस ए। जी माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए अगर ले ले तो जी माइनस ए, ऐसा। जी इफेक्टिव की जगह पे हम लोग लिखेंगे जी माइनस ए। फ्री फॉल मतलब ए का वैल्यू भी जी के बराबर है, तो जी माइनस जी 0। एच का वैल्यू यहाँ से आ गया इन्फानाइट। अभी सोचो कि पानी इन्फानाइट तक, कैलकुलेशन से क्या आ रहा है कि पानी इन्फानाइट तक राइज करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर ट्यूब को हम लोग, एक ट्यूब को पानी में डालें, पानी जो है इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इन्फिनिटी आया, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि जिसका उतना, जितना उसका लेंथ है ट्यूब का वहां तक राइज होगा। तो जब भी ऐसा इन्फिनिटी आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ट्यूब के लेंथ तक राइज होगा। और ट्यूब का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोलेंगे पानी जो है 20 सेंटीमीटर तक राइज होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी। ट्वेंटी देखो, देखो बोला कि एक सिलेंडर जो है 20 मीटर हाइट का, जो वाटर से कंप्लीटली फिल्ड है, ऐसा। उसके बॉटम पे एक स्मॉल होल है, तो इस होल से पानी जो है बाहर आएगा, तो किस स्पीड से बाहर आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बताना है। हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जानते हैं कि होता है √2GH। एच यहाँ पे दे रखा है 20 मीटर, एच की जगह पे 20 डाल देंगे, जी की जगह पे 10 डाल देंगे, तो फी जो आएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा इसमें। 21 देखो, देखो बोला कि स्फेरिकल बॉल जो है
फिस्कस लिक्विड में फॉल कर रहे हैं, तो उस पर जो फिस्कस फोर्स लगेगा, रिटार्डिंग फिस्कस फोर्स, उनके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है, बोला कौन सा करेक्ट होगा। बता देखो, जो फिस्कस फोर्स लगता है फिस्कस लिक्विड के अंदर होता है 6πr/n। यहाँ पे r जो है रेडियस से है, और n जो है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, e जो है वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और वेलोसिटी, यहाँ से दिख रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और वेलोसिटी हो, तो हम लोग बोलेंगे कि जो विस्कस फोर्स है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड वेलोसिटी बोथ, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ट्वेंटी टू देखो, बोला 22 में एक स्टील बॉल जब वो पानी के टैंक में गिरता है तो टर्मिनल वेलोसिटी जो अटेन करता है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसी स्टील बॉल को दूसरे लिक्विड में अगर गिराया जाए तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा। देखो, टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2/9 r² अपॉन रो माइनस सिग्मा। यहाँ पे रो जो है उस पार्टिकल, उस स्फीयर का डेंसिटी, सिग्मा जो है लिक्विड का डेंसिटी, थीटा जो है उस लिक्विड का, ये जो एन है ये जो है उस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जब हम लोग वाटर में उस बॉल का टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा के जगह पे वाटर का डेंसिटी लिखेंगे, थीटा के जगह, एन की जगह पे पानी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जब पानी में हम लोग लिखेंगे तो बोलेंगे ये प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर। जब ग्लाइसरीन के लिए लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे ये प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ ग्लाइसरीन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लाइसरीन, ऐसा। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ग्लाइसरीन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लाइसरीन दिया हुआ है। इन दोनों को डिवाइड करोगे और वैल्यू रखोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है ग्लाइसरीन में उस बॉल का मिल जाएगा, जो कैलकुलेशन के बाद आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन जो है बी करेक्ट आएगा। 23 देखो, ट्वेंटी थ्री में एक ऐसा लिक्विड दे रखा है और एक स्लाइडर ऐसा दे रखा है। ये मेरा स्लाइडर से एक वेट नीचे की ओर लटका हुआ है W, और इस वेट का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻²। देखो, तो ये जो स्लाइडर है इस पे फोर्स लगेगा लिक्विड के चलते
अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा 2T इंटू एल। देखो इस लिक्विड फिल्म का दो सरफेस होगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला सतह के चलते जो फोर्स लगेगा TL, नीचे वाले के चलते TL, तो नेट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा 2TL। नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लटका हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन का। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग लिखेंगे टू अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऐसा। एल का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, एल इक्वल टू बोल रखा है 30 सेंटीमीटर, तो एल की जगह पे 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर डाल देंगे तो वहाँ से टी आ जाएगा, और जो टी आएगा वो होगा 0.025 न्यूटन पर मीटर। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। 24 में देखो, में बोला कि किसी प्लेनेट का मास और डायमीटर अर्थ के मास और डायमीटर का डबल है। तो सेकेंड पेंडुलम के लिए उस प्लेनेट पे टाइम पीरियड कितना होगा? सेकेंड पेंडुलम का अर्थ पे जो टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। तो उस प्लेनेट के सरफेस पे देखो, अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग लिखते हैं GmRs। उस प्लेनेट के सरफेस पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे G मास ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट, और इसका मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है अर्थ का डबल है। तो यहाँ पे मास ऑफ प्लेनेट की जगह पे लिखेंगे 2me, रेडियस ऑफ प्लेनेट की जगह पे लिखेंगे 2re, तो ये हो जाएगा GME/2 मतलब GP जो होगा PE/2। पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। मतलब ऐसा अर्थ पे लिखना है तो √1/E, उस प्लेनेट पे लिखना है तो TP इक्वल टू √GP, ऐसा। अभी इनको डिवाइड दोगे तो डिवाइड देने के बाद हो जाएगा TP/TE इक्वल टू √GE/GP। हम लोग बोलेंगे कि डिवाइड देने के बाद ऐसा आएगा TP/TE इक्वल टू √GE/GP, और GP का वैल्यू आया था G/2। तो यहाँ पे G/2 लिख देंगे GP की जगह पे, तो हो जाएगा √2। इसलिए TP इक्वल टू बोलेंगे √2TE। TE मतलब अर्थ सरफेस पे उस सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड जो 2 सेकंड इक्वल होता है। तो T की जगह पे 2 रख देंगे तो आंसर हो जाएगा 2√2 सेकेंड। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 25 देखो, बोला कोई पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो दे रखा है कुछ ऐसा a sin ω t+5, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट को बोल रखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, कब t इक्वल टू 0 पे। तो इसमें t का वैल्यू 0 डालेंगे
एक्स 2 सेंटीमीटर बोला है, ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। टी की जगह पे जीरो डालोगे तो ओमेगा गुना जीरो, जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस 5 मतलब 5, ऐसा ओमेगा टी तो जीरो हो जाएगा। इसका वेलोसिटी देखोगे तो डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी के साथ वेलोसिटी मिलेगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 ऐसा। फिर से वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पे बोला है 2 ओमेगा, तो टी का वैल्यू इसमें जीरो डालेंगे तो फी इक्वल टू हो जाएगा 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा टी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे बोला है, एक कॉस 5, ओमेगा ओमेगा कैंसिल। अभी इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में 2/2 1 हो जाएगा, राइट साइड में ए साइन 5 बाई ए कॉस 5, ए कट जाएगा, साइन 5 बाई कॉस 5 मतलब tan 5, tan 5 लेफ्ट साइड में 2/2 1 हो जाता है, मतलब tan 5 इक्वल टू 1, तो 5 इक्वल टू हो गया 45 डिग्री ऐसा। अब इक्वेशन 1 में जो 2 इक्वल टू ए साइन 5 है, इस इक्वेशन में 5 की जगह 45 रख देंगे तो 2 इक्वल टू हो जाएगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा ए साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, √2 जो है लेफ्ट साइड में आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2√2, मतलब उसका एम्पलीट्यूड जो होगा 2√2। तो यहाँ से बोलेंगे एक्स का वैल्यू होगा 2, मतलब ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, बोलेंगे 25 में ऑप्शन सी करेक्ट है।